नमस्कार दोस्तों। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे, जिसके पहले क्लास में आप लोगों को मैंने पूरा सिलेबस समझा दिया कि क्या कुछ हमको उसमें पढ़ना है। साथ ही कुछ डेफिनेशन जो है पहले क्लास में मैंने बताया है आपको कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होता है, अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में क्या भेद है उसको मैंने समझाया आपको। साथ ही उसके कुछ सेक्टर जो है उसके बारे में हमने बात किया। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो आज जो है हम जो है डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि मैं पीपीटी के माध्यम से पढ़ाता हूँ तो आपको नहीं समझ आ रहा था, है ना। हो सकता है पीपीटी में क्या है, बनाने में समय लगता है तो क्लास रेगुलर नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, तो मैंने डिसीजन लिया कि जो डिजिटल बोर्ड आता है कंप्यूटर के लिए उसमें आपको मैं लिख लिख कर समझाते जाऊँ ताकि जो है बहुत अच्छे से आप उसको समझ सके। तो चलिए आज हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप वीडियो को जो है थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे 1.5 की स्पीड में, ताकि मैं आपको समझाते भी जाऊंगा लिखते भी जाऊंगा तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए वीडियो को जो है आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो राष्ट्रीय आय के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय आय जिसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम, क्या बोलते हैं दोस्तों? नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम होता क्या, पहले इसको जानते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम क्या होता है कि एक वर्ष के भीतर, है ना, क्या होता है, एक वर्ष के भीतर, याद रखेंगे एक वर्ष के भीतर। ठीक है, एक वर्ष के भीतर किसी भी देश की, किसी भी देश के निवासियों द्वारा, देश की किसी भी देश की निवासियों द्वारा, निवासियों द्वारा अर्जित कुल आय, अर्जित कुल आय, कुल आय क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय कहलाएगा। ठीक है, ये कहलाता है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कहलाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक वर्ष के भीतर किसी देश के निवासियों द्वारा, ठीक है, उस देश में रहकर एक वर्ष के भीतर जितनी भी आय जो है अर्जित की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने किया। ठीक है, तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना याद रखेंगे तो भारत में हम बात करते हैं, भारत के आप में। ठीक है, तो भारत में, भारत में सर्वप्रथम, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना, ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना, की गणना किसने किया था? तो पहले गणना करने वाले थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नौरोजी ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की है 1867-68 के आसपास, है ना, 1867-68 के आसपास। ठीक है, और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा। बुक का नाम क्या है इनका? बुक का नाम है द पोवर्टी, द पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया। ठीक है, ये बुक का नाम है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा और उस समय इन्होंने बताया था कि राष्ट्रीय 18 रुपया, जहां तक मेरे को याद आ रहा था। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा देखेंगे तो 18 रुपया जो है पर व्यक्ति आय इन्होंने बताया था। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम। उसके बाद वैज्ञानिक विधि द्वारा, है ना, क्योंकि ये तो भाई पर्सनल किया था उन्होंने, तो वैज्ञानिक विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना, वैज्ञानिक विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले वी के आर वी राव, वी के आर वी राव द्वारा 1931-32 में किया गया था, याद रखेंगे। 1931-32 में वी के आर वी राव द्वारा जो है वैज्ञानिक विधि द्वारा
राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। इसमें पर कैपिटा इनकम है ना, इसमें पीसीआई पर कैपिटा इनकम कितना बताया गया था, 62 रुपया सालाना बताया गया था, 62 रुपया सालाना, याद रखेंगे। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय कितना बताया गया था, 62 रुपया सालाना बताया गया था। 1931-32 की एक बात है। ठीक है, चलिए अब देखो, कोई भी इनकम जैसे हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, सालाना बोल रहा हूँ, तो कौन से साल है ना, तो एक वर्ष बोल रहा हूँ, तो एक वर्ष जो है अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स के टर्म में, तो उसको बोलते हैं वित्तीय वर्ष। क्या बोलते हैं, वित्तीय वर्ष। तो वित्तीय वर्ष क्या माना जाता है, तो वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष है ना, वित्तीय वर्ष एक वर्ष के भीतर, वित्तीय वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर अब जानते हैं फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। कब तक होता है, 31 मार्च तक। जैसे सामान्य जो ईयर होता है वो 1 जनवरी से होता है, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब से चालू होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है, इसीलिए आप देखे होंगे कि जो भी बजट वगैरह पेश करना होता है वो कब पेश किया जाता है, फरवरी में। ठीक है, फरवरी तक सब काम को निपटाया जाता है, फरवरी के अंतिम तक। ठीक है, ताकि जो है 1 अप्रैल से हमारा जो है नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो सके और 31 मार्च तक जितना भी हिसाब किताब रहता है एक साल का उसको किया जाता है। 31 मार्च तक अंतिम दिन होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, ये हो गए वित्तीय वर्ष के बारे में। अब हम कुछ बातें और करते हैं। जैसे सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मध्यवर्ती वस्तुएं है ना, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। मध्यवर्ती वस्तुएं और एक होता है अंतिम वस्तुएं, एक होता है अंतिम। ठीक है, एक होता है फाइनल गुड्स और अंतिम वस्तुएं। ठीक है, और एक होता है मीडियम। ठीक है, मीडियम, इसको हम बोलते हैं मीडियम, मीडियम, और इसको बोलते हैं फाइनल, फाइनल। ठीक है, याद रखेंगे। तो मध्यवर्ती कहने का मतलब क्या है, मान लो कोई किसान जो है गन्ना उत्पादन किया। ठीक है, क्या उत्पादन किया, गन्ना उत्पादन किया। अब इस गन्ना का यूज अगर आप जो है खाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए कर रहे हैं, खाने के लिए कर रहे हैं, तो ये अंतिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतिम, क्योंकि इसका आखिरी यूज आपने क्या किया, खाने के लिए। लेकिन इस गन्ना का यूज आप जो है शक्कर या गुड़ बनाने के लिए किए। ठीक है, गुड़ बनाने के लिए, गुड़ बनाने के लिए। ठीक है, शक्कर या गुड़ बनाने के लिए आप जो है इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, एक मिनट, शक्कर या गुड़ बनाने के लिए इसका अगर आप उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये गन्ना किसके रूप में उपयोग हो रहा है, मध्य वस्तु के लिए, है ना। पहले क्योंकि गन्ना को उत्पादन हुआ, उत्पादन किसका हुआ, उत्पादन हुआ गन्ना का। अब गन्ना का उपयोग आप अंतिम रूप से नहीं कर रहे, इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, गुड़ या शक्कर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, गुड़ या शक्कर बना रहे हैं। तो गुड़ या शक्कर जो आप बना रहे हैं ना, ये अंतिम कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, अंतिम वस्तु कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, मध्यवर्ती। मतलब ये कच्चा माल के रूप में यूज हो रहा है। अब गन्ना किसके रूप में यूज हो रहा है, कच्चा माल के, तो ये मध्यवर्ती कहलाएगा। और ये गुड़ या शक्कर क्या कहलाएगा, अंतिम कहलाएगा। अगर इसी गन्ना का उपयोग डायरेक्ट आप खाने के लिए करते, इसके लिए करते, खाने के लिए जब करते, ठीक है, तो उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा इसका, तो अंतिम रूप से आप इसको उपयोग की, इसलिए क्या कहलाएगा, अंतिम वस्तु। लेकिन यहाँ अंतिम रूप से उपयोग नहीं हो रहा है, इसका क्या बनाया जाए, गुड़ या शक्कर, तो यहाँ ये जो है मध्यवर्ती के रूप में उपयोग हो रहा है। कहने का मतलब कच्चा माल, तो मध्यवर्ती क्या बोल सकते हैं, कच्चा माल के रूप में उपयोग होता है, कच्चा माल के रूप में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो अंतिम वस्तुएं क्या होता है और मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होता है। मध्यवर्ती कहने का मतलब जिसका उपयोग जो है कच्चे माल के रूप में होता हो वो मध्यवर्ती कहलाएगा। और अंतिम मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके बाद उसका कुछ भी नहीं बनेगा, वो अंतिम है। ठीक है, अब उसका कुछ भी नहीं बनाया जा सकता, तो वो क्या कहलाएगा, अंतिम वस्तुएं कहलाता है। ठीक है, चलिए अब राष्ट्रीय आय को अपन समझते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय को समझने के लिए कुछ टर्म्स हमको जानना पड़ेगा, तो कुछ टर्म्स हम जानते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं क्लियर कर दूं, क्या नहीं, पेज बढ़ा देता हूं ताकि इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर पाऊं। ठीक है, चलिए
तो अपन जानते हैं नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को जानने के लिए कुछ जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको समझना पड़ेगा। तो नेशनल इनकम को जानने के लिए क्या क्या समझना जरूरी उसको देखते हैं। नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम को जानने के लिए हमको क्या क्या समझना पड़ेगा, राष्ट्रीय आय को जानने के लिए हमको क्या क्या समझना पड़ेगा, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा जीडीपी, ठीक है, क्या समझना पड़ेगा, जीडीपी। तो जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हमको समझना पड़ेगा एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद हमको समझना पड़ेगा जीएनपी समझना पड़ेगा, और उसके बाद हमको समझना पड़ेगा एनएनपी, क्या समझना पड़ेगा, एनएनपी, ठीक है। तो सबसे पहले जीडीपी, एनडीपी और जीएनपी एनएनपी समझने से पहले हम बात करते हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है, क्या होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है, इसको समझेंगे। या घरेलू उत्पाद, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घरेलू उत्पाद। नाम से समझ आ रहा है, घरेलू मतलब घर में, घरेलू मतलब घर। तो यहाँ हमारे घर से मतलब नहीं है, यहाँ है देश से मतलब, घर का मतलब क्या है, देश, ठीक है। किसी देश की सीमा के अंदर, है ना, किसी भी देश की सीमा के अंदर एक वर्ष के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवा, ठीक है। डेफिनेशन सुनिएगा एक बार। घरेलू का मतलब क्या है, घर, और यहाँ हम घर से तात्पर्य है देश, ठीक है। तो किसी भी देश के अंदर एक वर्ष के भीतर अंतिम रूप से, ठीक है, किसी भी देश के भीतर क्या है, अंतिम रूप से, ठीक है, अंतिम रूप से, रूप से उत्पादित, उत्पादित सेवा, उत्पादित सेवा या वस्तुएं, सेवा एवं वस्तुएं दोनों आएगा इसमें, उत्पादित सेवा एवं वस्तुएं क्या कहलाती है, आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाती है। तो किसी भी देश के सीमा या भीतर, है ना, किसी भी देश की सीमा के अंदर, सीमा के अंदर, याद रखिए, किसी भी देश की सीमा के अंदर, उसके बाउंड्री के अंदर उत्पादित, अंतिम रूप से उत्पादित जो सेवा और वस्तुएं होती है वही क्या कहलाती है, घरेलू उत्पाद कहलाती है, ठीक है। इसमें ये डिसाइड नहीं है कि कौन उत्पादन करेगा, इसमें आपका विदेशी भी हो सकते हैं, विदेशियों द्वारा उत्पादन भी हो सकता है, और जो देश के नागरिक है उसके द्वारा भी उत्पादन हो सकता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, मतलब कोई भी व्यक्ति जो एक वर्ष के भीतर किसी देश की सीमा के अंदर कुछ भी सेवा या वस्तुओं का उत्पादन करता है वो क्या कहलाता है, घरेलू उत्पाद कहलाता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं जीडीपी के बारे में, ठीक है। अब तो घरेलू उत्पाद समझ गए होंगे, अब हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीडीपी। जीडीपी तो नाम से ही समझ आ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, याद रखें, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अब इसके बारे में बात करते हैं, नाम से ही समझ आ रहा है सकल घरेलू उत्पाद। तो ग्रॉस का मतलब होता है कुल, क्या होता है, कुल। डोमेस्टिक मतलब घर, घरेलू आपको बताया घर या देश, और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद, क्या होता है, उत्पाद होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे किसी भी देश के भीतर एक वर्ष के अंदर, है ना, तो किसी भी देश के भीतर एक वर्ष के अंदर, है ना, एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष के अंदर उत्पादित अंतिम रूप से, है ना, उत्पादित अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवाएं, वस्तु, वस्तुएं एवं सेवाएं, अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवाएं, ठीक है, क्या कहलाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाती है, ठीक है। अब ये उत्पादन हो रहा है, अब उत्पादन हो रहा है किसने, अंतिम रूप से, तो क्या उसका कुछ तो मूल्य होगा ना, उसका मूल्य होगा, वही मूल्य क्या कहलाता है, आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। या अगर मैं इस डेफिनेशन को और अच्छे से आपको बताने की कोशिश करूं तो किसी भी देश के सीमा के अंदर एक वर्ष के भीतर उत्पादित
अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवाएं जिनका क्या हो, मौद्रिक मूल्य हो, मतलब रुपये कीमत हो कुछ, है ना, मौद्रिक मूल्य हो, वही क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, मौद्रिक मूल्य हो। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं मौद्रिक मूल्य, ठीक है, मूल्य हो, ठीक है, वही क्या कहलाता है, आपका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा। एक बार और डेफिनेशन को सुन लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो याद रखेंगे, किसी भी देश के सीमा के अंदर 1 वर्ष के भीतर अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवाएं जिनका मौद्रिक मूल्य हो क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ठीक है, अब जीडीपी क्यों जरूरी है, जीडीपी का क्या काम है? तो जीडीपी इसलिए जरूरी है क्योंकि जीडीपी ही किसी भी देश के उत्पादन क्षमता को बताता है। ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बताता है। क्या बताता है ये? प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बताता है, कैपेसिटी सिटी को बता, उत्पादन क्षमता को बताता है। किसको बताता है? उत्पादन क्षमता को बताता है, उत्पादन क्षमता को ध्यान रखेंगे। ठीक है, किसी भी देश की उत्पादन क्षमता को बताता है। अब जितना ज्यादा उत्पादन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रोजगार रहेगा लोगों के पास, क्या होगा, रोजगार रहेगा। तो इससे रोजगार के बारे में भी हमको कहीं ना कहीं अनुमान होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एनडीपी के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं एनडीपी के बारे में। एनडीपी देखो, वहां जीडीपी था, यहाँ एनडीपी। डीपी का मतलब होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एन का मतलब होता है नेशनल, क्या होता है, ये होता है नेशनल बोलता हूँ, नेट, सॉरी, है ना, यहाँ मैं नेशनल बोल दिया, नेट होता है, नेट। ठीक, हाँ, तो ये क्या होता है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट याद रखिए। नेट का मतलब क्या होता है? शुद्ध। नेट का मतलब क्या होता है? शुद्ध, या इसी को बोलते हैं निवल। क्या बोलते हैं? निवल। इसको बोलते हैं घरेलू, घरेलू। और ये होता है उत्पाद। ये क्या होता है? उत्पाद, मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद या निवल घरेलू उत्पाद, इसी को हम क्या बोलते हैं? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब शुद्ध का मतलब क्या? शुद्ध का मतलब है, जैसे मान लो कोई वस्तु आपने खरीदी, 50 रुपए के, कोई मान लो आप पेन खरीदे, पेन को यूज कर लिए, ठीक है, 1 साल आप यूज कर लिए, अब उसका मूल्य में क्या होगा? कमी आएगा। अब उसको बेचने जाएंगे तो कोई नया कीमत में थोड़ी ना खरीदेगा, तो उसके मूल्य में जो कमी आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मूल्य ह्रास, है ना। तो उसको जब हम माइनस करते हैं, ठीक है, टोटल में से माइनस करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? शुद्ध। ठीक है, तो कहने का मतलब शुद्ध कैसे ज्ञात करेंगे? किसी भी वस्तु के उसके मूल्य ह्रास को कैलकुलेट करके। ठीक है, तो इसमें आता है मूल्य ह्रास। क्या आता है? मूल्य ह्रास, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास। ठीक है, अब इसकी गणना कौन करता है? इसके बारे में कौन बताएगा? मूल्य ह्रास, कितना मूल्य ह्रास है या कितने की कमी आई वस्तु की कीमत में, तो इसका जो गणना है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। कौन करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है, याद रखें, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो है इसकी गणना करता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वो डिसाइड करेगा। ठीक, तो आपको मालूम होना चाहिए। अब क्या करेंगे? एनडीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एनडीपी कैलकुलेट करने के लिए आप जीडीपी को मालूम है, उसी जीडीपी में हम जो है डिप्रिसिएशन को घटा देंगे, डिप्रिसिएशन, ठीक है, या मूल्य ह्रास को। तो जो जीडीपी है ना, इसमें जब हम किसको घटाते हैं? मूल्य ह्रास को घटाते हैं, तो एनडीपी निकलता है। क्या निकलता है? एनडीपी। कहने का मतलब जीडीपी क्या था कि देश के सीमा के अंदर जो अंतिम रूप से प्रोडक्ट का उत्पादन हो रहा था, ठीक है, और उसका कुछ मूल्य होता था, उसी को हम क्या बोलते थे? जीडीपी बोलते थे। अब टोटल मूल्य था, ठीक है, अब उस मूल्य में आप समझो कि 1 वर्ष के पहले हुआ था उत्पादन, अब उसमें से कुछ चीज़ों का घिसावट हुआ, तो मूल्य में जाहिर सी बात है कमी आएगी। तो वो कमी कौन डिसाइड करेगा? जो मंत्रालय है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वो जो डिसाइड करेगा। तो वहां से हमको पता चल जाएगा डिप्रिसिएशन किसका है ना। तो उसको हम क्या करते हैं? जीडीपी में जब माइनस कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एनडीपी बोलते हैं। जब जीडीपी में डिप्रिसिएशन को, मूल्य ह्रास को माइनस किया जाता है तो उसी को बोलते हैं एनडीपी।
अब हम बात करते हैं जीएनपी। जीएनपी, जीएनपी, तो जीएनपी का मतलब क्या है? यहाँ है ग्रॉस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, याद रखेंगे, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब होता है, आप जानते हैं, सकल या कुल बोलते हैं इसी को। क्या बोलते हैं? सकल या कुल। सकल का मतलब होता है कुल, टोटल, ठीक है। नेशनल का मतलब है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद, उत्पाद, ठीक है, याद रखेंगे। अब उत्पाद में दो प्रकार के उत्पाद, एक होता है वस्तु, है ना, वस्तु एवं सेवाएं, गुड एंड सर्विस, ठीक है, यही है उत्पाद। क्योंकि हम या तो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं या सेवाओं का, जैसे एयरलाइन सर्विस, रेलवे सर्विस, ठीक है। ऑलरेडी आपको उत्पाद एवं सेवाओं के बारे में पहले क्लास में मैंने बता दिया है, ठीक है। तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद, कुल राष्ट्रीय उत्पाद। अब इसमें होगा क्या, इस चीज को समझना। इसमें केवल राष्ट्रीय शब्द यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है? राष्ट्रीय शब्द का। तो जीडीपी में क्या होता था कि एक मान लो कोई देश है, ठीक है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मान लो कोई कंट्री है, कोई देश है, ठीक है, कोई कंट्री है। अब इसमें क्या है? फॉरेनर भी है, फॉरेनर, ठीक है, फॉरेनर भी है, और हमारे देश के जो निवासी है, ठीक है, जो हमारे देश के निवासी वो लोग हैं, इंडियन भी है, समझो इंडियन, है ना। ये दोनों दोनों जो है किसी देश की सीमा के अंदर रहकर उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो वस्तु और सेवाएं, है ना, किसका उत्पादन करते हैं? वस्तु या सेवाओं को उत्पादन करते हैं। तो ये वस्तु एवं सेवाएं जो अंतिम रूप से इन्होंने उत्पादन किया, ये क्या कहलाएगा? जीडीपी में आता है। किसके अंतर्गत आता है? जीडीपी में। लेकिन अब यहाँ क्या होगा जीएनपी में? जीएनपी में ये होगा कि ये देश है, अब देश के अंदर इंडियन इंडियन जो उत्पादन करता है, ठीक है, और यहाँ से जो फॉरेनर है ना, ये भी उत्पादन करता है। लेकिन अब ये जो फॉरेनर है उत्पादन जो कर रहा है, ठीक है, तो इसका पैसा हमको मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये जो भी काम कर रहे हैं यहाँ पैसा कमा रहे हैं, तो इनका जो पैसा इनके देश में जा रहा है, ठीक है। तो इनके पैसे को हम माइनस करते हैं, ठीक है, इनके पैसे को हम माइनस करते हैं। और ये दूसरा देश है, जैसे मान लो ये अमेरिका है, समझो ये अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका है। यहाँ जो इंडियन है, इन लोग यहाँ कुछ काम कर रहे हैं, तो यहाँ कमा रहे हैं, तो यहाँ का जो इंडियन का पैसा आएगा वो कहाँ आएगा? इंडिया आएगा। तो उसको हम लोग क्या करते हैं? प्लस करते हैं। मतलब हमारे भारत में जो भी विदेशी काम कर रहे हैं, जो भी पैसा कमा रहे हैं, उसको हम माइनस करेंगे। और अमेरिका में, कनाडा में, जो भी अन्य देश है, वहाँ इंडियन अगर काम करते हैं तो उनका जो भी इनकम आता है उसको हम क्या करेंगे? प्लस करते हैं। तो ये क्या निकलता है? आपका जीएनपी निकलता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा। तो जीएनपी क्या होता है? जीएनपी का मतलब होता है कि जीडीपी जो है हमारे, जीडीपी में हम क्या करेंगे? जीडीपी में जो है प्लस करेंगे हमारे इंडियन के पैसे को, और माइनस करेंगे किसको? जो विदेशी है, वो जो कमाई कर रहे हैं हमारे देश में, उसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो एम क्या है? एम यहाँ से लिख देता हूँ, भारत में विदेशियों द्वारा अर्जित आय, विदेशियों द्वारा अर्जित आय, ठीक है। और ये क्या है? एक्स। ये जो है विदेशों में भारतीयों द्वारा अर्जित आय, भारतीयों द्वारा अर्जित आय, याद रखिए, ये भारतीयों द्वारा अर्जित है, ठीक है। तो जीडीपी में ही हम पूरा खेल करते हैं, जीडीपी में ही हम जो है अर्जित आय को जोड़ते हैं, भारतीयों द्वारा अर्जित आय को विदेशों में, और यहाँ भारत में विदेशियों द्वारा अर्जित आय को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो जीडीपी का फाइनल जो यहाँ आपको फार्मूला मिलेगा जीएनपी का, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया जीएनपी, ठीक है। यहाँ तक आपको जीएनपी समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक। अब हम बात करेंगे एनएनपी के बारे में। चलिए अब एनएनपी के बारे में बात करते हैं। एनएनपी क्या होता है? तो बस आपको जैसे डेफिनेशन समझाया था जीडीपी, है ना, तो यहाँ आपको समझाया था एनडीपी, एनडीपी समझाया था। तो उस समय क्या बताया था कि जीडीपी में हम जो है मूल्यह्रास को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। मूल्यह्रास को क्या करते हैं? माइनस करते हैं।
तो सेम चीज यहाँ करेंगे। एनएनपी का मतलब क्या हो जाएगा कि जीएनपी में, यहाँ जीएनपी में हम जो है मूल्य ह्रास को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मूल्य ह्रास को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, एनएनपी। ठीक है, हमको क्या मिल जाएगा, एनएनपी। और डेफिनेशन यहाँ और इस फार्मूला को और इलेबोरेट करें तो एनएनपी का मतलब क्या हो जाएगा, एनएनपी का मतलब क्या हो जाएगा, जीएनपी का मतलब क्या है, तो जीएनपी का मतलब होता है, जीएनपी का मतलब होता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, और यहाँ मूल्य ह्रास है, देखो मूल्य ह्रास, तो यहाँ लिख देते हैं डिप्रीसिएशन। तो एक फार्मूला यहाँ से और बनेगा। ठीक है, और वैसे ही आप जीडीपी को बनाना चाहें तो जीडीपी को भी और बहुत अच्छे से आप यहाँ से बना सकते हैं, तो ये फार्मूला भी बनता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया, तो ये फार्मूला जो है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब चलिए शुद्ध राष्ट्रीय आय की गणना है ना, या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की जो गणना है कैसे किया जाता है, ठीक है, इसको हम बात करते हैं। तो एनएनपी के गणना के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मैं क्लियर कर दूं क्या। तो हम बात करते हैं एनएनपी, एनएनपी। तो ये होता है नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं, सॉरी प्रोडक्ट है ना, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ अगर हम बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट है उत्पाद, इसका कुछ कीमत होगा, तो इसका कीमत को दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ मैं बात कर रहे हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में, मतलब राष्ट्रीय, यहाँ लिख देता हूँ शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है, उत्पाद है तो इसका कुछ क्या होगा, मूल्य होगा। इस मूल्य को दो तरह से कैलकुलेट करते हैं। इस मूल्य का कैलकुलेशन किसके तरह से किया जाता है, दो तरीका से। ठीक है, कैसे दो तरीका से आपको बताता हूँ। ठीक है, दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एक तरीका देखो यहाँ, एक तरीका होता है एनएनपी हेक्टर कॉस्ट, है ना, और दूसरा होता है एनएनपी मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस ये होता है बाजार मूल्य, बाजार मूल्य। ठीक है, और ये होगा आपका कारक, फैक्टर कॉस्ट मतलब कारक लागत, क्या होगा, कारक लागत। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या होता है कारक लागत और क्या होता है बाजार मूल्य। जैसे मान लो आपके पास एक पेन है, ठीक है, पेन, पेन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पेन, अब पेन को बनाने में मान लो खर्चा आया होगा 30 रुपये का, समझो 30 रुपये का, अच्छा वाला पेन की बात करते हैं, 30 रुपये का इसका मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है। क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कितना है इसका, 30 रुपया। अब इसी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में तो आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो मान लो इस पे जो है टैक्स लगता है, मान लो 10 रुपये का, कितने का टैक्स लगता है, 10 रुपये का। इस पे लगा इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स कैसे लगेगा, इनडायरेक्ट रूप से लगता है, जैसे ठीक है इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी लगता है ना, तो टोटल कितने का हो गया, ये 40 रुपये का। कितने का हो गया, 40 रुपये का। तो जो मार्केट प्राइस है इसका ना, ये क्या कहलाएगा, 40 रुपये क्या कहलाएगा आपका, मार्केट प्राइस। क्या कहलाएगा, ये मार्केट प्राइस कहलाएगा। और ये 30 रुपये जो है क्या कहलाएगा, फैक्टर कॉस्ट कहलाएगा। 30 रुपये क्या कहलाएगा, फैक्टर कॉस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो एनएनपी की अगर बात करें तो एनएनपी क्या होगा, एनएनपी की अगर बात करते हैं तो एनएनपी मार्केट प्राइस में, है ना, एनएनपी जो मार्केट प्राइस है इसमें इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को, है ना, इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हमको ये क्या मिलता है, फैक्टर कॉस्ट मिलता है। क्या मिलता है, फैक्टर कॉस्ट। जब अप्रत्यक्ष कर को बाजार मूल्य में, राष्ट्रीय है ना, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य जो है
उस पर हम जब इनडायरेक्ट टेस्ट को क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष कर को माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, कारक लागत मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यही तक रखते हैं, आगे की क्लास जो है हम कल समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कैसा लगा ये प्रयास जरूर बताइएगा। अगर इस प्रकार से पढ़ना आपको ठीक लग रहा होगा, आपको समझ आ रहा होगा तो ऐसे ही पढ़ेंगे, नहीं तो अपन जो है पीपीटी के माध्यम से जो है इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आज थोड़ा सा नया ट्रायल था। अब जरूर बताइएगा, अगर समझ आ रहा होगा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे।